दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 386 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास दोस्तों अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 11,580 सवाल दोस्तों ये हमारे तैयार हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग एक बहुत ही लंबी श्रृंखला कवर कर रहे हैं। अब तक 5 बड़े विषय मैंने आपको पढ़ा दिया, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये 5 विषय डिटेल में पढ़ा चुका हूं। 6वें विषय में ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया और आज ज्योग्राफी का हमारा 56 नंबर का लेक्चर है, 56 नंबर का लेक्चर है। जो आज हमने टॉपिक चूज किया है वो भारत और उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित टॉपिक है और खास करके पक्षी विहार और तितली अभयारण्य संरक्षण जो केंद्र है या जो अभयारण्य है जिनमें तितलियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं उनसे संबंधित दोस्तों बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे यहाँ अलग अलग जो है पक्षी विहारों के नाम लिखे हैं, वन्यजीव अभयारण्यों के नाम लिखे हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में जो स्टैटिक फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास देखते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय के लिए और परीक्षाओं के लिए हमने कोर्स जारी किया है, तो आप एक बार आके चेक कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि मैं आपको अच्छा सिखा पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, तो एक मौका सिर्फ मुझे दीजिए ताकि मैं आपको सिखा समझा पाऊं, ठीक है। डेमो क्लास कम से कम देख लीजिए दोस्तों। हमारा फेवरेट बैच है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच, गजब का बैच है। एक बार पढ़ के देखो, आपको खुद ही लगेगा कि एक अलग लेवल की दोस्तों यहां तैयारी होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और एक एक सवाल आप बड़े ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। नहीं भी दे पाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जवाब देना कैसे। मान लीजिए परीक्षा में सवाल आया कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना दोस्तों कहां किया गया है, यह आपको बताना है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन दोस्तों है क्या, तो याद रखिएगा यह भारत का जलीय जीव है। क्या दोस्तों, यह भारत का जलीय जीव है, ठीक है। जो दोस्तों केवल 2 ही जगह पाया जाता है, या तो दोस्तों यह गंगा नदी में पाया जाता है या तो दोस्तों ये सिंधु नदी में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2 ही नदी में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। गंगा डॉल्फिन की बात कर रहा हूं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना दोस्तों कहां किया गया है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है भागलपुर में। कहां पर हुआ दोस्तों, भागलपुर। और भागलपुर दोस्तों कहां स्थित है, भागलपुर आपके बिहार राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे यहां पर एक गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है भागलपुर बिहार में। यह तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बेहतरीन सवाल है। एक सवाल दोस्तों और आपसे पूछ रहा है कि भारत का जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया, तो अगर यह पूछे सवाल तो बताएगा 2009 में। कब घोषित किया गया दोस्तों, 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। तो यह तथ्य भी आप साथ में याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत में जो पहला वन्य जीव कॉरिडोर है, जी हां दोस्तों, पहला वन्य जीव जो कॉरिडोर है दोस्तों, इसकी स्थापना किस राज्य में की गई है। तो अगर राज्य पूछेगा दोस्तों तब आप जवाब दीजिएगा कि इसकी स्थापना कहां हुआ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यह है क्या, एक कैसा कॉरिडोर है। अभी तक तो सर हमने कॉरिडोर को सुना था कि कॉरिडोर एक ऐसा रोड होता है। क्या यह किसी तरह का रोड है, सड़क है? नहीं दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, यहां मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियां, जंगल, पहाड़ ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और इस आधार पर दोस्तों यहां पर बहुत सारे वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। तो यहां पर दोस्तों 2 अभयारण्य को आपस में जोड़ दिया गया और जोड़ने के लिए दोस्तों एक कॉरिडोर बना था। तो दोनों अभयारण्य दोस्तों कौन कौन से हैं, एक तो पेंच है, दूसरा कान्हा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कान्हा एवं पेंच अभयारण्य को जोड़ने के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर दोस्तों तैयार किया गया, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तो ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दोस्तों इस कॉरिडोर का यूज किया जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, करा भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है, जो कवक पार्क है, यह किस राज्य में या कहां पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर, उत्तराखंड में कहां दोस्तों, तो उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है मनुस्यारी। क्या है दोस्तों, मनुस्यारी। यह उत्तराखंड के मनुस्यारी जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह उत्तराखंड के मनुस्यारी में दोस्तों स्थित है, जो कि भारत का पहला कवक पार्क है। या तो परीक्षा में कवक देगा या तो परीक्षा में लाइकेन शब्द देगा, ठीक है। लाइकेन जो होता है दोस्तों वायुमंडल की शुद्धता का सूचक होता है, यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि भारत का पहला जो तितली उद्यान है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अब यहां पर आपको नए नए सवाल मिलेंगे, ठीक है। भारत का जो पहला तितली उद्यान है यह दोस्तों कहां पर स्थित है? तो जो पहला तितली उद्यान है दोस्तों वह स्थित है बन्नरघट्टा में। कहां पर दोस्तों? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान। कहां पर दोस्तों? बन्नरघट्टा। बन्नरघट्टा जो जैविक उद्यान है दोस्तों, इस जैविक उद्यान में, जैविक उद्यान का मतलब क्या हो जाता है? बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क भी दोस्तों इसे बोला जाता है, ठीक है। तो यह बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है उसमें दोस्तों यह तितली उद्यान बनाया गया है। एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि बन्नरघट्टा तितली उद्यान दोस्तों यह कहां पड़ता है? तो यह साउथ में दोस्तों, बंगलुरु में। कहां पर दोस्तों? बंगलुरु में। बंगलुरु में स्थित है। बंगलुरु बोलने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। राज्य कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या सर इस तितली उद्यान को देखने के लिए हमें कर्नाटक जाना पड़ेगा? नहीं भाई, नजदीक में भी तितली अभयारण्य है एक बना हुआ। जैसे अगर आपको नजदीक में जानना हो तो याद रखिएगा बोध गया। बोध गया कहां पड़ता है दोस्तों? बोध गया बिहार में स्थित है, ठीक है। बिहार में स्थित है। यहां पर जयप्रकाश नारायण तितली उद्यान है। क्या है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण तितली उद्यान है आपके नजदीक में। आप यहां जाके देख सकते हैं। तितली उद्यान में कुछ रहता नहीं है, तितलियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसे एक उद्यान नाम दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ब्लू मॉर्मॉन, ठीक है। ये जो ब्लू मॉर्मॉन है दोस्तों ये एक स्पेशल तितली है, क्या स्पेशल वैरायटी है। करा ये जो तितली है ब्लू मॉर्मॉन, ये तितली कहां पाई जाती है? और इसको कई सारे राज्य ने अपनी राज्य तितली भी दोस्तों घोषित किया हुआ है। तो याद रखेगा यह मुख्यतः पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। कहां पर दोस्तों? जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट बोलने का मतलब क्या है? सीधे सीधे हम सह्याद्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो चल रही है साउथ में, यह पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और इसके अलावा पश्चिमी घाट बोल देंगे तो भारत हो गया। और भारत के अलावा दोस्तों भारत का जो पड़ोसी देश श्रीलंका है, श्रीलंका में भी दोस्तों यह तितली पाई जाती है ब्लू मॉर्मॉन। क्या नाम है? ब्लू मॉर्मॉन इसे बोलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तितलियों में से एक है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी नहीं, गोल्डन बर्ड मैं भी आपको आगे बताऊंगा, वो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तितली है। करा भारत में पाई जाने, देखिए आ भी गया, भारत में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी तितली है दोस्तों वो कौन सी? सबसे बड़ी तितली के डैने दोस्तों बहुत लंबे होते हैं और इसका नाम क्या है? तो देखिए परीक्षा में दो चीजें देता है, या तो परीक्षा में देगा दोस्तों गोल्डन बर्ड, क्या देगा दोस्तों? गोल्डन विंग, ठीक है। गोल्डन विंग देगा, ये नंबर 1 पर याद रखेगा। और दोस्तों एक और को आप याद रखेगा, एक और आप याद रखेंगे साउथर्न यानी दक्षिणी, ठीक है। साउथर्न देखिए ये साउथर्न जो है ना, कभी कभी साउथर्न शब्द मिलेगा, दक्षिणी का मतलब क्या हो गया? साउथर्न, ठीक है। और कभी कभी एक शब्द मिल जाता है सथर्न, तो घबराइएगा मत, नहीं दोस्तों एक ही बात है, सथर्न। और फिर आगे बर्ड बिंग इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सथर्ड बर्ड बिंग और गोल्डन बर्ड बिंग ये दो हैं, दोनों को याद रखेगा, दोनों को पहला स्थान दिया गया है। कभी कभी गोल्डन वाला दे देता है एग्जाम में, कभी हो सकता है कि दक्षिणी या साउथर्न दे दे या सथर्न दे दे, दोनों तीनों नाम आप याद रखेंगे। तो इतना चीज, लेकिन है अलग अलग, एक नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये अभी आप ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर ही जो सथर्न बर्ड विंग है दोस्तों पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है जंगली गधों का अभयारण्य दोस्तों कहां पर है? तो याद रखेगा जंगली गधों का अभयारण्य है कच्छ के रण में। कहां पर दोस्तों? कच्छ के रण में यह अभयारण्य पाया जाता है। और कच्छ का रण कहां स्थित है दोस्तों? यह आपके गुजरात राज्य में स्थित है, जहां पर जंगली गधे पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जंगली गधे भी पाए जाते हैं। और कच्छ के रण में दोस्तों दलदली भूमि भी होती है, ठीक है। दलदली भूमि, ठीक है। दलदली भूमि की वजह से ही दोस्तों इसे रामसर सूची में भी शामिल किया गया। और भारत का सबसे बड़ा जो है रामसर स्थल है, ठीक है। इसे रामसर स्थल में भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, क्षारीय स्थल है, इसको भी ध्यान देंगे। अगला सवाल दे रहा है अस्कोट, ये आपके लिए बिल्कुल नया सवाल होगा। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी लिखिए, सेंचुरी या सेंचुरी भी लिख सकते हैं। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी यह उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, किस जिले में स्थित है? देखिए उत्तराखंड की स्थापना की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उत्तराखंड की स्थापना की बात करूं दोस्तों, तो उत्तराखंड की स्थापना 36 उत्तर झार मतलब 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर किया गया था। उत्तर प्रदेश के
13 जिलों को काट कर दोस्तों क्या बनाया गया था, उत्तरांचल बनाया गया था, ये आप नाम रखेंगे, ठीक है। और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब वर्तमान परिदृश्य में दोस्तों ये उत्तराखंड में चला गया है। उत्तराखंड में आपने पिथौरागढ़ का नाम सुना होगा, पिथौरागढ़ कहा, किसका नाम सुना होगा, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ का नाम सुना होगा। पिथौरागढ़ के अंतर्गत ही दोस्तों एक गांव आता है अस्कोट गांव। कौन सा दोस्तों, अस्कोट दोस्तों, वहां एक छोटा सा गांव है, उसी गांव में दोस्तों यह वन्य जीव सेंचुरी बनी हुई है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए, परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। कई बार आप हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर आप तो आ गए और लगातार आप पढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए, बड़ा गंभीर होकर पढ़ना पड़ेगा आपको। ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि हंसी मजाक किया जाए, ठीक है। थोड़ा गंभीरता जरूरी है, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि ध्यान नहीं देंगे तो लोकेशन गड़बड़ हो जाएगा। कुछ है नहीं, या तो लोकेशन देकर के अभयारण्य या इनका नाम पूछेगा, या अभयारण्य देकर के लोकेशन पूछेगा, बस इतनी सी बात है दोस्तों। और सिंपल सी बात है कि सभी वन्य जीव अभयारण्य में वन में रहने वाले जीव मिलेंगे, और बहुत सारे जीव होते हैं जो वन में रहते हैं, जिसमें टाइगर भी आता है, जिसमें शेर भी होता है, हाथी भी है, गैंडा भी है, सब आ जाएंगे आप, छोटे बड़े जितने भी जानवर है। भाई जंगल है तो उसी के लिए तो इनको संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन सी बात है कि हाँ, कुछ के लिए आप स्पेशली याद रखते हैं। जैसे गिर की बात करेंगे तो वहां एशियाई शेर, बब्बर शेर पाए जाते हैं। सुंदरवन की बात करेंगे तो वहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। मानस काजीरंगा की बात करेंगे तो गैंडे के लिए फेमस है। लेमरू की बात करेंगे तो हाथियों के लिए फेमस है। कुछ ऐसे अभयारण्य हैं जो अलग अलग जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उसके लिए सवाल भी अलग से बनता है, ठीक है। लेकिन यहां तो नॉर्मल सवाल है। अगले दोस्तों, शुक्ला फाटा। अब दोस्तों एक समस्या ये आपके साथ हो रही ना कि जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है सब नया नया नाम है। एक्चुअली होता क्या है, आप जब पढ़ते हैं चैप्टर ना तो आप दो चीज पढ़ के निकल लेते हैं, एक नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और एक टाइगर रिजर्व। ये दो चीजें पढ़ने के बाद आप चले जाते हैं और बचा हुआ दो चीज आप छोड़ देते हैं जो आप नहीं पढ़ते हैं, जिसमें एक है वन्यजीव अभयारण्य और एक है पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये दो चीजें आप नहीं पढ़ते हैं, आपको लगता है नेशनल पार्क हो गया और टाइगर रिजर्व हो गया तो हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसी वजह से सब नाम आपके लिए नए लग रहे हैं। आप सोच रहे हैं कहां से आ गया, अस्कोट कहां से आ गया, ये शुक्ला फाटा कहां से आ गया। सर हमने सुना ही नहीं, इसीलिए नहीं सुना। वन्यजीव वाला चैप्टर पढ़े होते तो ये सब नाम भी आप जानते। शुक्ला फाटा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहां स्थित है, और देखिए स्टडी 91 पे रहेंगे ना तो मैं आपको जबरदस्ती सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये चैनल जो है यहां पर हम सीक्वेंस में ही चीजें पढ़ रहे हैं। आइए मुद्दे की बात करते हैं। शुक्ला फाटा ये जो वन्यजीव अभयारण्य है यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा यह, अच्छा लोकेशन के साथ साथ पहले राज्य याद रखिए फिर जिला, ये दो चीजें आप याद रखा करिए, ठीक है। तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है, पहली बात ये अपने देश में है ही नहीं, इसी वजह से हो सकता है आप और भी ना पढ़ पाए हो। ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में। अब नेपाल की बात आ गई तो नेपाल में कहां पर दोस्तों, तराई क्षेत्र में, जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ये उस तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। अगर लोकेशन पूछेंगे उस तराई क्षेत्र में कौन सा लोकेशन है तो याद रखेगा कंचनपुर है। कौन सा दोस्तों, कंचनपुर जो तराई क्षेत्र है वहां पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। और खास करके यहां दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें दोस्तों, एक दलदली हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नहीं नाम सुना होगा आपने कभी, दलदली हिरण, ठीक है। दूसरा नील गाय, ये दलदली हिरण और नील गाय के लिए दोस्तों पॉपुलर है शुक्ला फाटा, तो इसे आप याद रखेंगे। अपने देश का था नहीं, पड़ोसी देश का था, तो इस वजह से दोस्तों आपने और भी इसका नाम नहीं सुना। नहीं तो शुक्ला तिवारी पंडित चौबे तो आप सुन ही लेते कहीं ना कहीं। मऊआंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में, ठीक है, ये भी आपने नहीं सुना। वो तो संजोग करिए, मनाइए कि यहां पर दोस्तों झारखंड लिख दिया, वरना तो राज्य भी हमको नहीं मिलता। तो ये जो राज्य है झारखंड है, और झारखंड में एक लातेर जिला है दोस्तों, ये वह उसके अंतर्गत आता है, लातेहार, ठीक है, लातेहार जिला, लातेर, ठीक है, लातेर मैंने याद किया है लात खाने से, ठीक है। तो लातेहार याद रखेगा, लातेहार के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। जब मैंने बेतवा नदी के बारे में बताया था वो अलग है, ठीक है। तो याद रखेगा बेतला, यह जो है यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है, यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों हिस्सा है। मऊआंडार अभयारण्य, ठीक है, मऊआंडार अभयारण्य, इसे आप ध्यान में रखेंगे। करा भीम बांध,
भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो भीमबाध कहा जाता है, किसे महाभारत काल में भीम ने जो है तैयार कराया था। अब क्या कहानी बड़ी लंबी, उसको छोड़ते हैं, पहले बताइए इसका लोकेशन कहां है। तो भीमबाध जो अभयारण्य है यह बिहार में स्थित है और बिहार में मुंगेर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे एक बात। और यहां मुंगेर से दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो याद रखेगा इस मुंगेर से गंगा नदी बहती है, ठीक है, गंगा नदी। तो यहां पर इसको भी आप याद रखेंगे कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। छोटा नागपुर पठार दोस्तों यहीं से स्टार्ट हो जाता, तो उसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? क्या नाम दे दिया दोस्तों? पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। यह भी आपके लिए बिल्कुल नया सवाल है। किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों स्थित है? तो याद रखेगा यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जो सबसे ज्यादा पूरब में है दोस्तों, वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश में ही दोस्तों स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों एक और याद रखेगा, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य को वहां पे लोकल भाषा में पक्के वन अभयारण्य कहा जाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? पक्के वन अभयारण्य। वहां के लोग पाखुई नहीं बोलते हैं, वहां के लोग इसे पक्के वन अभयारण्य के नाम से दोस्तों बुलाते हैं। तो इस बात को भी अपने दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। करा गोमर्दा, ठीक है, गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पर अवस्थित है? यह भी आपके लिए एकदम नया नाम मिल गया। गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों कहां पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़, ठीक है, रायगढ़, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, रायपुर ना कि रायगढ़? रायगढ़ में स्थित है दोस्तों, रायपुर में नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य है, कंफ्यूज मत होएगा, छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो राजधानी है, अब एक नया रायपुर बन गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब नया रायपुर बन गया है, उसे भी याद रखें, बट इसके लिए आप रायगढ़ याद रखेंगे, ठीक है। कह ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पर स्थित है? ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य, बहुत सोचिए समझिए जवाब दीजिए। नहीं याद आ रहा है ना, क्या करें, समस्या ही समस्या है। वन्यजीव अभयारण्य वाला चैप्टर सब लगता है पढ़ना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया, हमने छोड़ दिया और आज परीक्षा में आ गया। अरे भाई आज हमारी क्लास में आ गया तो कल के पेपर में भी आ सकता है आपके, ठीक है। ये जो अभयारण्य है ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में का स्थान पड़ता है संभल, ठीक है। तो याद रखेंगे यह जो स्थान है यह उड़ीसा के संभल में स्थित है। कहां स्थित दोस्तों? एक संभल दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, उसकी बात मत कीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो संभल है, ठीक है। अभी यहां पर दोस्तों बहुत बार इशू देखने को मिला है, ठीक है, हरिहर मंदिर को लेकर के विवाद चल रहा है, उसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। करा बोंडला वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पर अवस्थित है? बोंडला नाम है दोस्तों, ये गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में। और गोवा में एक स्थान है, उसकी राजधानी वैसे गोवा की पणजी है, लेकिन दोस्तों उत्तरी गोवा यहां एक जिला है, ठीक है। उत्तरी गोवा दोस्तों जिला है, यह उत्तरी गोवा जिले के अंतर्गत दोस्तों आता है बोंडला वन्यजीव अभयारण्य। और यहीं गोवा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर दूध सागर वाटरफॉल भी स्थित है, उसका नाम भी आप याद रखेंगे। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा होगा तो उसमें दूध सागर वाटरफॉल का बड़ा खूबसूरत नजारा दिखाया गया, ठीक है। ये जो क्लास चल रही है ना, इस क्लास में हम लोगों ने ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को कवर किया है। और आज आप हो सकता है पहले दिन ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जाकर। दोस्तों 1 से लेके 45 लेक्चर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आपको कवर कराया, 46 से लेकर के दोस्तों 91 नंबर तक हमने मिडावल हिस्ट्री कवर कराया, 92 से लेकर 150 तक दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया। यानी 150 लेक्चर में विस्तृत तरीके से आप इतिहास पढ़ सकते हैं यहां से, ठीक है, बिना किसी चार्ज के। पूरी तरह से क्लास निःशुल्क है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 151 से लेकर 230 तक यानी 80 लेक्चर में संविधान आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 231 से लेकर 330 तक यानी पूरे 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है। उसके बाद 331 से लेकर आज दोस्तों आप 386 पर आ चुके हैं और अभी दोस्तों ये क्लास ऑनगोइंग है, तो आप आइए जुड़िए, नहीं तो फिर अब अगली बार जब आएंगे तो पता चलेगा 400 क्लास हो गया। भाई 385-86 आ गए तो 400 जाने में कितना दिन लगेगा? तो आप आइए साथ में पढ़िए, मजा खूब आएगा। अब तक दोस्तों 11,500 से अधिक सवालों पर हम लोगों ने दोस्तों क्या कर लिया है? चर्चा कर लिया है। अगर आप साथ में आएंगे तो 100% आप ही का जो है फायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। पढ़ के देखिए, खुद ब खुद आपको समझ आएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहले दोस्तों याद रखिए नवाबगंज का नया नाम, ठीक है, नवाबगंज जो पक्षी अभयारण्य इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नाम हो गया है। तो नया नाम याद रखेंगे, नवाबगंज बार बार देता है लेकिन आप ये वाला नाम भी साथ में पढ़िएगा, शहीद चंद्रशेखर आजाद। और ये कहां पड़ता है? नवाबगंज। तो याद रखिएगा नवाब में देखिए उन्नाव शब्द है, नाव, नाव से नवाब आप याद रख सकते हैं, नाव से नवाब याद रख सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद, यहां शहीद शब्द लगा दीजिए क्योंकि इसका नाम ही पूरा ही है, अभी है तो नहीं, तो शहीद हो चुके हैं। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी तरह कह रहा है दोस्तों समसपुर पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे समसपुर जो है दोस्तों ये रायबरेली जिले में स्थित है। कहां स्थित है? यह रायबरेली जिले में स्थित है। जबकि दोस्तों एक और पढ़ते हैं आप समन पक्षी विहार। क्या पढ़ते हैं? समसपुर अलग है और समन पक्षी विहार दोस्तों ये अलग है। ये जो समन पक्षी विहार है दोस्तों ये कहां पड़ता है? तो समन पक्षी विहार आपके मैनपुरी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? यह उत्तर प्रदेश में एटा के पास में, इटावा के पास में एक स्थान है मैनपुरी, ये मैनपुरी में दोस्तों स्थित है। और समसपुर देगा तो रायबरेली बताएगा। कंफ्यूज मत रहिएगा, अगर कंफ्यूज होंगे तो कब रायबरेली की जगह मैनपुरी कर देंगे, मैनपुरी की जगह रायबरेली कर देंगे। मेरा काम है आपको याद दिलाना, मैं तो याद दिलाते चल रहा हूं, बाकी मर्जी दोस्तों आपकी है कि सही गलत आप समझिए कि कहां आप जो है क्या याद कर सकते हैं। कन्नौज, देखिए कन्नौज और उन्नाव में मत कंफ्यूज होएगा, उन्नाव अलग डिस्ट्रिक्ट है और कन्नौज अलग है। उन्नाव में दोस्तों आपने नवाबगंज के बारे में पढ़ा था, उन्नाव में आपने नवाबगंज के बारे में पढ़ा था, या आजाद चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा था। तो ये था दोस्तों उन्नाव वाली कहानी। और अभी आपसे कन्नौज के बारे में पूछ रहा है। कन्नौज को दोस्तों क्या कहते हैं? कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है, इत्र नगरी। यहीं पर मेहरुन्निसा यानी नूरजहां की माता अस्मत बेग रहती थी और उन्होंने दोस्तों फूल से दोस्तों इत्र निकालने की विधि इजाद की थी और तब से दोस्तों यह स्थान इत्र निकालने के लिए ही दोस्तों प्रसिद्ध है। तो कन्नौज जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है यह आपको बताना है। कन्नौज में दोस्तों लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य है। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य या पक्षी विहार स्थित है। कैसे याद रखा जाए सर? समस्या तो यही है, याद रखने का तरीका यह है कि कन्नौज में मिलता है इत्र और इत्र इस्तेमाल करने वाले भारत में लाखों लोग हैं, ठीक है, और इत्र सुहाकर ही लोगों एक दूसरे को क्या कर देते? बेहोश भी कर देते हैं। तो लाख बेहोशी का संबंध जो दोस्तों ये हमेशा आप कन्नौज से रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर आप कोई फार्मूला नहीं बनाएंगे ना तो परीक्षा टाइम पता नहीं क्यों जियारा ना कन्नौज में 2 न देख करके उन्नाव की तरफ चला जाता है, कहेगा चलो उन्नाव इसका जवाब है, ठीक है, यही आपको बचना है, ठीक है। कुछ तो सीधे सीधे जवाब है उनको तो आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो टेक्निकल वाले हैं उनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। करा उत्तर प्रदेश का जो हरदोई जिला दोस्तों, इस हरदोई जिले में कौन सा, अब देखिए उल्टा कर दिया, पक्षी विहार, अभी आपसे जिले का नाम देकर पक्षी विहार पूछ रहा है, इसके पहले पक्षी विहार का नाम देकर जिले का नाम पूछ रहा था। तो हरदोई जो सीतापुर हरदोई आपने सुना होगा, वहां से लखनऊ से जाने का रास्ता, तो सीतापुर हरदोई, सीतापुर तो अलग जो है जिला है, हरदोई अलग है। हरदोई में दोस्तों सांडी पक्षी विहार है। कौन सा दोस्तों? हरदोई में क्या दोस्तों, ठीक है, सांडी पक्षी विहार है। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो एकदम ऐसे सवाल हैं जो भूल जाते हैं, मैंने इसका फार्मूला बनाया है लेकिन वो फार्मूला मेरे पेड बैच के लिए है, अब क्या ही आपसे बताऊं। चलो आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रखेंगे। इससे कन्नौज वाला आप नहीं भूलेंगे ना, उन्नाव वाला भी मत भूलिएगा, ठीक है, उन्नाव वाला भी मत भूलिएगा। यहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं, उन्नाव में जो नवाब आपने पढ़ा ना उसके लिए जो हमारा फार्मूला है पेड क्लास का, वो फार्मूला है उन्नाव में एक शब्द है नाव, और नाव पे बैठकर दोस्तों अगर आजाद जी चले गए होते तो कसम से अंग्रेजों से बच गए होते, और फिर हमको आज़ादी 1947 में न मिल करके ये आज़ादी 1937 में 10 साल पहले मिल गई होती। हाँ, तो इस तरह से फार्मूला बनाइएगा। नाव में कौन बच के चले जाना चाहिए था? आजाद जी को। तो उन्नाव में जो पक्षी विहार है उसका नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है, या फिर नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। तो या क्योंकि अच्छा नवाब कैसे याद रखेंगे सर, इसका फार्मूला दे दिए, नवाब कैसे? अरे भैया वो नवाब ही थे कि उन्होंने ठान लिया कि हमको अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना, उनके हाथ से मरने से अच्छा कि हम खुद ही अपने आप को जो गोली मार लें, और जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को शूट कर लिया। हाँ,
समझ रहे हैं ना? तो ये नवाबी है, नवाबी, इस तरह से कभी नहीं भूलोगे। कन्नौज वाली बात तो अब आगे भूलोगे नहीं, लाख बहोसी वाली बात भूलोगे क्या? नहीं। समस जो पक्षी अभयारण्य था दोस्तों, समस, ठीक है, वो रायबरेली में है। समस को याद रखिए उमस, समस को क्या याद रखिए? उमस। उमस माने होता है गर्मी, ठीक है, और गर्मी की बात कहां होगी? राजनीति के गलियारों से। और राजनीति का गलियारा कहां शुरू होता है? वही बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ वही रायबरेली। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक बनाइए ताकि आप पहुंच जाइए। और समन पक्षी विहार जो है दोस्तों, शमन, ठीक है, समन मतलब सभ्य टाइप का आदमी की बात हो रही, मन मतलब मैन, ठीक है, सभ्य आदमी, तो मैन से याद रखे मैनपुरी, मैन से याद रखे मैनपुरी। इतना तो बता दिया, आगे आपकी परीक्षा है। हरदोई, हरदोई की मैं कह रहा हूं यार, हद हो गई। हरदोई के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? हद हो गई, ठीक है, हद हो गई। क्यों हद हो गई? कोई सामान सड़ गया, सांडी, सांडी से याद रखिए सड़ गया, तो कुछ भी सड़ गया तो हदे हो जाएगी। अब नहीं बोलोगे। तो अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो इसी तरह के दोस्तों बेहतरीन ट्रिक भी दिया जाता है वहां पे। करा बखीरा, बखीरा जो पक्षी विहार है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है आपको बताना। बखीरा, बखीरा पक्षी विहार दोस्तों, ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कैसे याद किया जाए? ठीक है, संत कबीर नगर जिले में, ठीक है। देखिए कबीरदास जी का जन्म हम पढ़ते हैं कहां पे हुआ था दोस्तों? लहरतारा, लहरतारा में, ठीक है, उनका जन्म स्थान माना जाता है, जो कि बनारस में स्थित है। पूरा जीवन वो बनारस में बिता दिए। अंतिम जब समय आया तो दुनिया आती है कि हम बनारस में आए, गंगा किनारे हमको मोक्ष मिल जाए, हमारी मृत्यु वहीं हो। इन्होंने कहा नहीं, हम धरती के सबसे खराब स्थान पे जाएंगे। और उस जमाने में, जिस जमाने में कबीरदास जी थे, अब कहेंगे किस जमाने में कबीरदास जी थे, तो हथवा पकड़ के इतिहास में ले चलेंगे आपको। सिकंदर लोदी के समकालीन है कबीरदास। किसके समकालीन है? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का अंतिम से दूसरा शासक था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी का समय आता है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नामक शहर की स्थापना कराई थी ना, वो सब याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इब्राहिम लोदी आ जाता है। उसी इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर जो है, हुमायूं का पिता, वो मुगल वंश की नींव डालता है। अब आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब दोस्तों कबीरदास जी ने कहा कि हमारी मृत्यु होगी तो जो दुनिया का सबसे खराब स्थान होगा वहां होगी। और दुनिया का सबसे खराब स्थान मगहर को कहा जाता था। मगहर को क्यों कहते थे? संत कबीर नगर में मगहर पड़ता है जहां उनकी मृत्यु हुई थी। मगहर को पहले के जमाने में मार्गहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मार्गहर। मार्गहर का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जहां पर यदि आप जाते हैं तो वहां से आपके सामान को हर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। वहां डकैत निवास करते थे, ठीक है। तो वहां से जो व्यापारी वर्ग था वो जाने से बचता था। इन्होंने कहा हमको वहीं जाना है, ठीक है, और चले गए वहीं पे। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? इस कहानी से हमें सीख मिलती दोस्तों कि वहां चले गए और जाकर दोस्तों फिर वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु होने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों जो उनके अनुयायी रहते हैं, दोनों धर्मों के जो अनुयायी रहते हैं वो आ जाते हैं। हिंदू कहते हैं भैया हमको इन्हें जलाना है, मुस्लिम कहते हैं हमें इन्हें दफनाना है। अंतिम में बॉडी गायब, अंतिम में बॉडी गायब, उसके जगह पे फूल मिलता है। कहां गई बॉडी इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। जो इतिहास में उल्लेख है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। तो उनकी जो वाणी है, जो कुछ उन्होंने कहा, पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, भाषा भी सधुकड़ी भाषा बोलते थे, पंचमेल खिचड़ी कहते थे। सबका वही मिला जुला रूप, ठीक है, सबका मिला जुला रूप, पंचमेल खिचड़ी का इस्तेमाल यूज करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका बखान उस जमाने से आज तक है, उस जमाने से आज तक। साखी सबदरमैनी, बच्चे बच्चे को पता है इनकी रचना। तो बखान से बखीरा याद रखेगा और संत कबीर नगर। तो जब हम पेड क्लास में होते हैं ना, तब ऐसे हम खुल के बात करते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि सर ऐसे आए जैसे एकदम जो है चलती ट्रेन की तरह आए, पढ़ाते ऐसे पढ़ाते हैं क्या? नहीं भाई, वहां बहुत आराम से चर्चा होता है, तो आपको आनंद आ जाएगा। बस अब आप हर जगह सोचेंगे कि एक जैसी क्लास मिली तो कैसे मिलेगा। आगे देखिए सर, ओखला, ओखला पक्षी विहार दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ओखला से याद रखिए ओखली, ओखली में कूटा जाता है। ओखला पक्षी विहार दोस्तों कहां पर है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर में। कहां पर दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर में। अब देखिए अब क्या इसका फार्मूला दोस्तों? ओखला का क्या फार्मूला है? ओखला का फार्मूला है दोस्तों, ओखला मतलब ओखली में कूटना, ओखली में कूटना मतलब कष्टप्रय जीवन। तो गौतम बुद्ध का जो जीवन था वो कष्टप्रय जीवन रहा शुरुआत समय में, ठीक है। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध जरूर कहलाएं। अब सोचो, राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, बढ़िया जीवन काटना चाहिए था। अरे पिताजी राजा थे ना इनके,
कपिल वस्तु में, ठीक है। तो राजा थे, उनके यहां रहे होते हैं। अब गृह त्याग करने की क्या जरूरत है, घर द्वार छोड़कर नंगे पैर निकल लिए, सोचो कितना कष्ट रहा होगा। हाँ, तो इस तरह से ओखला याद रखेगा। ओखला जो पक्षी विहार है ये गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, करा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, पीछे बताया तो था, मैनपुरी में क्या याद रखेंगे, समन पक्षी विहार। कौन सा दोस्तों, समन पक्षी विहार जो है ये कहां पर है, मैनपुरी में है। जबकि स क्या याद रखेंगे, समस को मैंने उमस बताया था, और समस जो है दोस्तों ये आपके रायबरेली में है। बोलो है कि नहीं, याद हुआ कि नहीं हुआ यार, मुद्दे की बात बताओ, ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ, केवल इतना बात बताओ। पार्वती अर्गा जो पक्षी विहार दोस्तों ये कहां पर है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। गोंडा याद रखेगा दोस्तों। कैसे याद रख सकते हैं, शिव जी किसकी सवारी करते हैं, नंदी की, ठीक है, और पार्वती जी को शक्ति का रूप माना जाता है, और वो सवारी करती सिंह यानी शेर का। तो उसी से एक जानवर है दोस्तों गैंडा, उसी संबंधित आप जानवरों के बारे में पढ़िए तो गैंडा याद रखेगा। पार्वती अर्गा जो है दोस्तों, ठीक है, अर्गा ये जो पक्षी विहार है ये कहां पर स्थित है, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में दोस्तों कौन सा पक्षी विहार है, महोबा दोस्तों बहुत छोटा सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है बताना है, तो महोबा में याद रखेगा विजय सागर पक्षी विहार। कौन सा, विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है। इसके आसपास में दोस्तों प्राचीन काल में जो है बहुत सारे राजवंश रहते थे। बताइए, कालिंजर वगैरह इसी के इर्द गिर्द था, उसे याद रखेंगे। कोई दोस्तों उन्हें उन शासकों को हरा नहीं पाया, तो विजय सागर आप याद रखेंगे, विजय सागर। ये महोबा जिले में स्थित पक्षी विहार का नाम है। पटना पक्षी विहार, सर चले जाएं बिहार, क्या पटना, पाटलिपुत्र सर चले जाएं जो राजधानी है बिहार की, नहीं, सीधा सीधा लिखा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, पटना। तो याद रखिएगा पटना पक्षी विहार दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कहां पर, एटा के कासगंज एटा में दोस्तों एक बड़े धनी व्यक्ति के मतलब धनी कह रहा हूं यार, एक बड़े जो है प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था। नाम क्या है, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा, 7 राजाओं के समय में दोस्तों रहे, ठीक है। आमिर खुसरो गुलाम वंश से लेकर खिलजी वंश, और खिलजी से लेकर कहां तक, तुगलक वंश तक के शासकों के बारे में जो है उनका कथा विवरण मिलता रहता है, ठीक है। उन्हें हिंद का तोता कहते हैं, उन्हें सितार और तबला के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो बहुत सारी कहानियां उनकी, ठीक है। उनका जन्म भी दोस्तों एटा, कासगंज एटा में हुआ था, इस वजह से दोस्तों मैं यहां आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है। करा उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में दोस्तों कौन सा पक्षी विहार है, तो आगरा में जो पक्षी विहार है उसका नाम है सुर सरोवर। कौन सा है दोस्तों, सुर सरोवर। नल सरोवर मत कर दीजिएगा, सुर सरोवर आगरा में है, नल सरोवर गुजरात में है, ठीक है। आपको नल सरोवर अगर याद आ जाए, नल सरोवर, ठीक है, तो नल सरोवर कहां था दोस्तों, नल सरोवर आपके गुजरात राज्य में स्थित था। तो ऐसे मत कंफ्यूज होएगा, थोड़ा सा एक शब्द बदल देंगे तो पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। करा सुरहा ताल पक्षी विहार दोस्तों कहां पर है, सुरहा बिरहा, ये कहां, बलियां, चलिए लेकर आपको चलता हूं। तो सुरहा ताल जो पक्षी विहार है दोस्तों ये कहां पर है, याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। कहां पर दोस्तों, ये बलिया, अच्छा बलिया में स्थित है। इसका भी नाम बदल गया दोस्तों, इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है, ठीक है। अब नाम चेंज हो गया इसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। अब जो इसका नया नाम है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, सुरहा ताल, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही चीजें आपको दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों कौन सा पक्षी, सर ये प्रतापगढ़ वो राजा भैया वाला कुंडा वाला, हाँ वही प्रतापगढ़ दोस्तों, और जो आंवले उत्पादन के लिए दोस्तों जाना जाता है। प्रतापगढ़ किस लिए जाना जाता है, याद रखेंगे, यह आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। आंवला उत्पादन हेतु दोस्तों ये प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर दोस्तों कौन सा पक्षी विहार है, तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है। डॉक्टर भी, सर ये भी कोई है, हमने तो कभी सुना नहीं, ठीक है। अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर पक्षी विहार। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने क्या सुना क्या नहीं सुना, इसमें मेरी कोई गलती है क्या, आपने क्यों नहीं सुना, मेरी क्या गलती, पढ़े होते तो सुने होते, सिंपल सी बात है, नहीं पढ़े तो नहीं सुने।
कतरनिया घाट दोस्तों, ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है, बहराइच जिला। कौन सा दोस्तों? बहराइच जिला। ठीक है, गोविंद साहब का मेला दोस्तों यही लगता है। ठीक है, बहराइच में क्या लगता है? गोविंद साहब का मेला कहां लगता है दोस्तों? बहराइच में ही लगता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ठंडी का समय है, बस ये जो क्लास चल रही बस इसी के इर्द गिर्द दोस्तों यहाँ मेला लगने वाला है, हो सकता है लग भी गया हो। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा में चले जाइए जहां पे पानी का संकट है। चित्रकूट में चले जाइए जहां पे राम जी ने सर्वाधिक समय बिताया। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों कौन सा अभयारण्य होता है? कौन सा है? तो याद रखिएगा यहां पर है रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है दोस्तों? रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो राजा राम दोस्तों अपनी रानी सीता के साथ दोस्तों यहां चित्रकूट में समय बिताया है। तो रानीपुर वन्य जीव विहार जो है दोस्तों ये चित्रकूट और बांदा तक दोस्तों फैला हुआ है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आज कुछ मैंने ट्रिक दिया आपको कि आप जानिए, समझिए। मैं आगे दोस्तों एक नया बैच बना रहा हूं, स्टैटिक जीके का बैच, काम कर रहा हूं उस पर, और गजब की क्लास बना रहा हूं। और वो मतलब एक ऐसी क्लास है, उस तरह की क्लास कभी आपको कहीं मिलती नहीं है। अब अभी नहीं उसके बारे में बताऊंगा, किसी दिन फुर्सत से उसके बारे में डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं, जानकारी देता हूं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। कोर्स पढ़ेंगे तो उसका एक अलग आनंद है। यूट्यूब पर एक अलग जो है विचार में आप रूप में देखते हैं नितिन सर को, मैं अपने अलग विचार रखता हूं। और जब पेड क्लास में आता हूं तो विधिवत बताता हूं। ठीक है, कुछ देखना हो तो मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो बैच देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं विधिवत होने की बात कर रहा हूं ये कैसी बात कर रहा हूं। ठीक है, और लास्ट तक जितना भी है ना वो सबके सब देखिएगा। पहले पढ़ाने की स्टाइल शुरुआती समय में अलग, ठीक है, अलग, और बाद के जो डेमो वीडियो है जब उसमें देखेंगे तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट पर दोस्तों मैंने वीडियोस तैयार किए हैं। पढ़िए पहले एक बार, खुद ब खुद आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों ये समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।